आज मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम सी-टेट के पेपर 2 के भाग 3 से 60 प्रश्न उत्तरों को देखते हैं जो 2015 के हैं। तो आज हम सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथापट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। घटनाओं का वर्णन करना, पाठ्यपुस्तकों को आकर्षक बनाना, एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो जाहिर है कि दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए चित्र कथापट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ये 4 नंबर। अगला हम देखते हैं 32 नंबर। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? ऑप्शन पढ़ते हैं। कार्य एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा, युवा संसद का आयोजन, विषय वस्तु का पठन। तो आजकल हम जानते हैं कि स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है और इसकी समझ को विकसित करने के लिए ही। तो ये होगा युवा संसद का आयोजन। अगला हम देखते हैं 33। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिनमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही हैं? तो शिक्षिका वृत्त अध्ययन विधि को प्रोत्साहित कर रही है। इस अध्ययन विधि के अनुसार, क्योंकि वृत्त अध्ययन विधि क्षेत्र और विशिष्ट अवस्थाओं के साथ संबंधित होते हैं और स्थितियों का विश्लेषण करने के तरीके को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए यह है वृत्त अध्ययन विधि। अगला हम देखते हैं 34 नंबर। सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश, अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश डैश और डैश सम्मिलित हैं। तो समय रेखा सारांश के अलावा और क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक, शिक्षण प्रतिरूपण और दंड आरेख, स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न। तो हम देखते हैं, इसका उत्तर होगा 1 नंबर सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, इंफॉर्मेशन मैप्स एंड कॉन्सेप्ट मैप्स। तो 34 का आंसर होगा ये 1 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को कैसा बनाते हैं? लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं, आनंददायी बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं? तो यह ऑप्शंस काफ़ी आसान है और ये बताते हैं कि यह आनंददायी बनाते हैं। अगला देखते हैं हम 36 नंबर। सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? तो सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए सबसे उचित विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह, वृत्त अध्ययन, चलचित्र प्रदर्शन, चित्र निबंध। तो वृत्त अध्ययन यानी समस्याओं की खोज करना, उसे सामने रखना और उसके बाद उसके समाधान के बारे में कोशिश करना, ये होती है वृत्त अध्ययन विधि। अगला देखते हैं हम 37 नंबर। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? पहला ऑप्शन देखते हैं। सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा, एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च पर एक
रिपोर्ट। तो सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा यह अनुपयुक्त होगी। अगला हम देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। ऑप्शन देखते हैं, अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, पठन सामग्री का सार, पाठ्य पुस्तकों में सही उत्तर ढूंढना, पिछले वर्ष का अभ्यास। तो सामाजिक विज्ञान पर एक उचित और अर्थपूर्ण कार्य असाइनमेंट जो दिया जा सके उसका आंसर होगा अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास। अगला देखते हैं 39। पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए कौन से दो विकल्प उचित होंगे? तो आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, ये सही है। संस्थानों के बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना, सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना, जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना, यानी ए और डी सही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है, 2 नंबर, जिसमें ए और डी दोनों। अगला देखते हैं 40 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि, हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा, विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, प्रदर्शनी में जाना, विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना। इंटरनेट में ढूंढना ये नहीं होगा, प्रदर्शनी में जाना और विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान ये भी नहीं होगा, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा ये उत्तम विधि है। अगला हम देखते हैं प्रश्न 41, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह क्या करती है? क्रियान्वित करना सरल होता है, न्यूनतम सूचना प्रदान करता है, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है और यह अनिवार्य है। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर होगा विद्यार्थियों में कौशल के विकास को यह इंगित करता है। अगला देखते हैं 42, जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो यह प्राथमिक स्रोत है, पाठ्य स्रोत है, लेखा चित्र कला संसाधन है, पारंपरिक लोक संसाधन है। तो यह प्राथमिक स्रोत है। अगला हम देखते हैं, कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लीजिए और कक्षा 8 के इतिहास के पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का कारण क्या हो सकता है? विद्यार्थियों को लिखने के कौशल को विकसित करना, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना, ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना, लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना। तो इसका आंसर हम देखते हैं, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। अगला देखते हैं 44, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल कक्षा के जीवन से होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए, किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए। तो इसका आंसर आसान है, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। अगला देखते हैं हम 45, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे क्या फ़ायदा है वो हमें बताना है। यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय बनाता है। दूसरा, यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। इसका आंसर ये 2 नंबर ही सही है। अवधारणाएं और विचारों के साथ वास्तविकता की तुलना करने के योग्य बनाता है।
अगला देखते हैं 46। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी? भूगोल पढ़ाने के लिए सबसे उचित विधि कौन सी होगी? परिचर्चा, क्षेत्र भ्रमण, कहानी सुनाना, वाद विवाद। तो भूगोल के शिक्षण के लिए क्षेत्र भ्रमण सबसे उचित विधि होगी, इसीलिए यह 2 नंबर होगा। अगला देखते हैं 47। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से एक उपागम पर बल देता है? वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना, रट करके सीखना, अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना। तो वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। अगला देखते हैं हम 48। विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? 1 नंबर, अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना, दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, कक्षा कक्ष में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना। तो इसका आंसर होगा ये 3 नंबर, दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। अगला देखते हैं हम 49। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? तो अशोक के अधिकतर अभिलेख खरोष्ठी में भी लिखे गए हैं, ग्रीक में भी लिखे गए हैं। अगर इसमें से हम देखें ऑप्शंस में से देवनागरी, ब्राह्मी, तमिल और उचिकी है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ब्राह्मी। अगला हम देखते हैं 50 नंबर। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? प्रदक्षिणा पथ, मंडप, ग्राम भोज का गर्भगृह। तो इसे मंडप कहा जाता था। अगला हम देखते हैं 51। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश, जरतुस्त्र के विचार, बौद्ध संघ के नियम। तो त्रिपिटक का नाम हमने सुना है, जिसमें शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधिधम्य पिटक होता था। तो इसमें बौद्ध धर्म के, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम से ये संबंधित है। अगला देखते हैं 52। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? तो उर्दू, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी। उन्होंने संस्कृत में से लिखी है। अगला देखते हैं 53। जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। आरंभिक विहार बने होते थे पत्थर के। अगला हम देखते 54। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राज्य वंशों के बीच चला? तो इसका ऑप्शन हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल। राष्ट्रकूट, चोल और पाल। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तो त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच में चले थे। अगला देखते 55। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना। तो इसका आंसर होगा ये 3 नंबर, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। अगला देखते हैं 56। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। अगला देखते हैं 57। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के
लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन देखते हैं, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। दूसरा, तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्यायसंगत शासन पर बल देते थे। इसका आंसर ये 3 नंबर ही होगा कि तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। 58 देखते हैं, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए तर्क किया? ऑप्शन पढ़ते हैं, सैयद अहमद खान, जियाउद्दीन बरानी, रुकैया सुखावत हुसैन या मुमताज़ अली। तो इसका आंसर होगा मुमताज़ अली ने। अगला देखते हैं 59, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। पाठ को विस्तृत रूप से याद कराना, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना, बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर होगा पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। खुली पुस्तक अभ्यास कराने का ये उद्देश्य होता है। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे डैश करते हैं, भूत की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। तो समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 61 नंबर, यूराल पर्वत अलग करते हैं अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। तो इसका उत्तर होगा एशिया और यूरोप को। अगला देखते हैं, भू प्रॉपर्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है केंद्र, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र या क्रेटर। तो उद्गम केंद्र कहलाती है जहाँ से भू प्रॉपर्टी व स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है केंद्र, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, क्रेटर। तो जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती है उसे कहते हैं हम उद्गम केंद्र। हम देखते हैं 63 नंबर, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। अगला देखते हैं 64 नंबर, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सूर्यातपन, सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण या समुद्र से दूरी। तो इसका आंसर होगा सौर विकिरण। अगला देखते हैं 65, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है। तो इसका आंसर होगा अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। 66 देखते हैं हम, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ऊंचा सड़क मार्ग हमें बताना है। तो ईटानगर पासीघाट, मनाली लेह, शिलोंग, सिलचर, उधमपुर, श्रीनगर। तो इसका आंसर होगा मनाली और लेह। अगला देखते हैं 67, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्रण, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर होगा यह 3 नंबर, वनस्पति के आवरण को कम करने से भूस्खलन को
रोका नहीं जाएगा बल्कि इससे बढ़ावा मिल जाएगा, इसलिए इसमें नहीं पूछा जा रहा है। इसका आंसर 3 नंबर है। 68 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? तो किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि कोयला के उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। अगला हम देखते हैं 69, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु संयंत्र नहीं है? इसका आंसर होगा 4 नंबर, पोखरण परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, भारत, मलेशिया, मैक्सिको, ब्राज़ील। तो मैक्सिको इसका आंसर होगा। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सुधा डेयरी, मारुति उद्योग लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो इसका आंसर होगा ये 1 नंबर, क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये बाकी तीनों जो है वह प्राइवेट कंपनियां हैं। अगला देखते हैं 72, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला देखते हैं हम 73, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। दूसरा, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। तो यह दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 नंबर। अगला देखते हैं 74, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? बुद्ध सागा, केसर सागा, सिद्ध सागा और निर्वाण सागा। इसमें से केसर सागा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। अगला देखते हैं 75, पटवारी द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ए और बी 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा-जोखा रखता है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका भी आंसर होगा ये 2 नंबर, ए और बी दोनों सही हैं। अगला हम देखते हैं 76, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। यही गलत है लोकतंत्र के लिए। अगला हम देखते हैं 77, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना था? तो 2006 में एक जो कानून बना था वह महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बना था। इसका आंसर 1 नंबर होगा। अगला देखते हैं 78, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। ये होगा, क्योंकि यह कौन सा गलत है संचार माध्यम के संबंध में? तो ये 4 नंबर।
अगला हम देखते हैं 79, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। चैनल की लोकप्रियता पर, दर्शकों की मांग पर, बड़े व्यापारिक घरानों पर, कंपनी क्षेत्र पर। तो चैनल की लोकप्रियता, जिसे टीआरपी बोलते हैं, इस पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर करता है। अगला हम देखते हैं जनहित याचिका के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना। सही उत्तर का चयन करिए। 1, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें के माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया जाता है। तो देखते हैं, यह पहला जो है वो गलत है और यह बी सही है, क्योंकि जनहित याचिका के माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की जाती है। तो ए गलत है और बी सही है। ए गलत है और बी सही, यानी 3 नंबर इसका आंसर होगा। अगला हम देखते हैं 81, संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में ए और बी दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्नकाल सत्र के बारे में बोला गया है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। तो इसमें सही होगा ए और गलत होगा बी, इसलिए ए सही है और बी गलत है। 1 नंबर इसका आंसर है। अगला देखते हैं हम 82, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता, यह नहीं है और यह सही है। तो ए सही है और बी गलत है, तो इसका आंसर होगा यह 1 नंबर। अगला हम देखते हैं 83, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है, यह सही है। राज्य किसी धर्म विशेष को न तो थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा, ये भी सही है, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो गलत है वो बताना है। राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है, यह नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही है 3 नंबर। अगला हम देखते हैं 84, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है। साम्यवादी है, पूंजीवादी है, अध्यक्षात्मक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। तो हमारी सरकार लोकतांत्रिक है। अगला देखते हैं, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। घासीराम, नारायण गुरु, हरिदास, ज्योतिबाराव फुले। तो ये होगा ज्योतिबाराव फुले। अगला देखते हैं 86, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो इसमें मंगल पांडे को लटकाया गया था 1857 में। अगला देखते हैं 87, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा। इसका आंसर होगा ये 2 नंबर। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। सर्वोच्चता नीति यही थी
अंग्रेजों की। अगला हम देखते हैं 88, ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। तो इसमें से हमें जानना है कि कौन किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। जैसे शनि तो सभी में होगा, इसके अलावे इसका आंसर ये है बृहस्पति में भी छल्ले हैं और यूरेनस में भी, इसलिए इसका आंसर ये 2 नंबर होगा। अगला देखते हैं 89, पृथ्वी को भू-आभ के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प बताइए। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इस कारण भू-आभ के रूप में इसे वर्णित नहीं किया जाता, बल्कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये आंसर होगा। अगला हम देखते हैं 90 नंबर, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक तिहाई भाग ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। तो इसका आंसर है ये 2 नंबर। जितना पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में समय लेता है, उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। इसके साथ ही हमारे 60 प्रश्न उत्तर यहाँ पर अभी हम समाप्त करते हैं। इसके बाद कुछ और प्रश्नों के साथ हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।